हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। आई होप आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और विदाउट एनी हसल आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। बाकी आज आपका जो टॉपिक मैं कवर करूँगी कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का होगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी आप हमें कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो पेजेस हैं नीचे दे रखे हैं उसमें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी टाइम टेबल देख सकते हैं आप। आई नो कि आप सभी लोग क्लासेस रेगुलर करते हैं, बट जो लोग नए हैं वो टाइम टेबल देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी क्लासेस कब कब करनी है और उनके सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन सी क्लासेस उनके लिए जो है वो बेनिफिट होगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वॉज सेटअप इन, यानी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित कब किया गया था। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1997 में, बी 1980 में, सी 1977 में, या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो IFAD वॉज सेटअप इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1977। तो 1977 में किया गया था और इट इज़ द 13th स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र की ये 13वीं विशेष एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मुद्रा बैंक स्टैंड्स फॉर, यानी जो मुद्रा बैंक है उसका मतलब क्या होगा इनमें से। ए मैक्रो यूनियन डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, या फिर बी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, या फिर सी माइक्रो यूनिट डेवलप एंड रिफॉर्म एजेंसी, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो मुद्रा बैंक स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। और आधे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें मुद्रा स्टैंड्स फॉर बी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द यंग एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग वुमेन्स ऑल्सो, इन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें 3 टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड होता है, शिशु, तरुण और किशोर। तो ये आप याद रखिएगा, इसके अंडर आते हैं ये 3 टाइप के लोन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुद्रा बैंक स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, CRISIL 500S। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ए क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर बी कैश रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विंग ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर सी आइदर ए और बी, या दोनों में से एक कोई, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो CRISIL 500S क्या होगा इसमें से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब पेश किया गया था उनके द्वारा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पेश किया गया नया शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ये आपका राइट आंसर
हो जाएगा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था जनवरी 18, 1996। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूछ लिया जाता है ना कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था या कब लाया गया था, कौन सी डेट में, तो आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये कब लाया गया था? 18 जनवरी 1996 में लाया गया था। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को आता होगा। तो यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है किस चीज़ से? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि, बी ट्रांसपोर्ट या बिजनेस परिवहन या व्यापार, सी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी उद्योग निर्माण बिजली, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव यानी इनमें से सारे ही सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगे, मतलब सभी आएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी अनदर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो प्राइमरी में आते हैं एग्रीकल्चरल, और जो आपका टर्शरी सेक्टर होगा उसमें आएगा बिजनेस ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। आई होप आप लोगों को ये सारे पता होंगे कि किस में कौन से आते हैं। बाकी आप एक अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको, मे बी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन इज़ रिटन बाय। तो वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए J.R. हिक्स, बी फिशर, सी मार्शल या डी एडम स्मिथ। तो द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे इम्पॉर्टेंट मैं टिक कर दे। तो डी एडम स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु स्टार्टेड भारतीय महिला बैंक, यानी भारतीय महिला बैंक की शुरुआत किसने की थी? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, बी नरेंद्र मोदी जी ने, सी इंदिरा गांधी जी ने, या फिर डी नन ऑफ दीस यानी इनमें से किसी ने नहीं की थी। तो हु स्टार्टेड भारतीय महिला बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी थी। इसकी शुरुआत कब करी थी? 19 नवंबर 2013 यानी 2013 में करी थी। और ये सबसे पहला भारत का सबसे पहला वुमेंस बैंक है जो कि भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के नाम से रखा गया था। और इसका मतलब जो पर्पस क्या था इस बैंक का? टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन रिफर्स टू, यानी सरपट मुद्रास्फीति संदर्भित करता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन गोज़ बियॉन्ड 50%, यानी जब मुद्रास्फीति के दर 50% से अधिक हो जाता है तब। बी व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ मोर देन 10%, जब मुद्रास्फीति के दर 10% से अधिक हो जब। सी व्हेन द रेट इज़ लेस देन 3%, जब दर 3% से कम हो, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें गैलोपिंग इन्फ्लेशन रिफर्स टू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। When the rate of inflation is more than 10%, जब मुद्रास्फीति का दर 10% से अधिक हो, which is known as galloping inflation। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर होगा। और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सारे ही टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आप ज़रूर याद करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम्स में। बाकी मैंने पिछले सेशन में भी क्वेश्चन कराया था इन्फ्लेशन का, आई होप आप लोगों को वो याद होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से बताना है इंडिफरेंस कर्व की इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है। नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बी इंडिफरेंस कर्व आर कॉनकेव टू द ओरिजिन, सी इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, या फिर डी इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की, ये आपको बताना है। और सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप एग्ज़ाम में जाएं तो सारी प्रॉपर्टीज़ याद करके जाएं, बाकी आप लोगों को रिमाइंड होगा ही, आई नो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडिफरेंस कर्व आर कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये गलत है, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी सारे आपके प्रॉपर्टीज़ के अंडर आएंगे एक्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व आर कॉनकेव टू द ओरिजिन, बी को छोड़ के। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? यानी अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ए लायनर रॉबिन्स, बी रिचर्ड लिप्सी, सी एडम स्मिथ, या डी अल्फ्रेड मार्शल। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये दी गई है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पिछले बार आपके एग्ज़ाम्स हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो उसमें डेफिनेशंस के क्वेश्चंस आए थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आगे आने वाले सेशन में भी कवर अप करूँगी सारे डेफिनेशन के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को जो है वो मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू, इसमें से कौन सा होगा? आपको ये आंसर बताना है और सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सभी को इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।